हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए ले आया हूँ सर रिवीजन टेस्ट पेपर का आंसर्स। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे, जो इजी क्वेश्चंस है वो हम स्किप कर देंगे ताकि आपके समय का परफेक्ट यूटिलाइजेशन हो। अब मैं सुनिए 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 सुनिए, जो आपके आरटीपी के शुरू के 10-12 पेजेस हैं जिसमें अमेंडमेंट दे रखा है, वो अमेंडमेंट का 2 पेज में आगे और पीछे 2 पेज की शीट मैंने बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके वो 2 पेज का प्रिंट निकाल लीजिए। और सर उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना के भी डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब हमको ना क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और इस बार का आरटीपी बहुत तगड़ा आया है, आपके समय का बहुत परफेक्ट यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए, जो क्वेश्चंस इजी होगा वो अपन कॉन्सेप्ट समझ समझ के आगे बढ़ जाएंगे, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होगा उसका आंसर्स भी देखेंगे हम। सबसे पहले तो सर शुरू के क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस जो आपके केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है, बेहद आसान है। केस सिनेरियो 1 आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको 3-4 कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, उसका जवाब पता है आपको तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे को एक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बताओ, निधि कंपनी का। निधि कंपनी जो सेक्शन 406 है उसका जो डिविडेंड का प्रोविजन होता है वो बता दो मेरे को। एक निधि कंपनी कितना परसेंट तक डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है बिना किसी अप्रूवल के? तो एक निधि कंपनी अपने शेयर कैपिटल का 25% तक डिक्लेयर कर सकती है बिना किसी अप्रूवल के। अगर उससे ज्यादा डिक्लेयर करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? उससे ज्यादा डिक्लेयर करना है तो आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको जितना अमाउंट भी आपने डिक्लेयर किया उतने अमाउंट का आपको सम कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? एग्जैक्टली उतने अमाउंट का सम आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी और चीज नहीं है इसमें। अच्छा एक और चीज बता दो, जब आप एक निधि कंपनी शुरू करते हो तो मिनिमम कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है? 5 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है, जो आपको फर्स्ट ईयर के एक साल के अंदर आपको 10 लाख तक ले आना होता है। उसके बाद सर एक बात बताओ, निधि कंपनी क्या रेंटल इनकम कमा सकती है लॉकर फैसिलिटी से? हाँ कमा सकती है, लेकिन अप टू 20% ऑफ ग्रॉस इनकम के 20% तक कमा सकती है, उससे ज्यादा नहीं कमा सकती है। बस ये 4 पॉइंट्स पे क्वेश्चन थे सर, बस और कुछ नहीं करना है आपको निधि कंपनी का, और कुछ नहीं समझना है। अब सर मैं आपको प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का जो केस सिनेरियो 2 है, वो आपके प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के सेक्शन 54A और सेक्शन 54C पे बेस्ड है। सर क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपको पता है? जब आप पीपीआईआरपी शुरू करने वाले होते हो तो उसके पहले आपको 8 अप्रूवल लगते हैं। मैंने आपको बताया था कितने अप्रूवल लगते हैं, 8 अप्रूवल। 2 पार्ट में बांटा था मैंने, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला कौन सा सर? जो 4 बेसिक अप्रूवल है, और राइट साइड वाला 4 जहां आपको मेंबर्स के पास जाके, क्रेडिटर्स के पास जाके, डायरेक्टर्स के पास जाके कुछ कुछ करवाना होता है। तो ये सर पीपीआईआरपी पे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन एक बस इसका जो आपको बिल्कुल भी केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, केस सिनेरियो पढ़े बिना भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन जो है मैं बस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बाकी और कुछ भी डिस्कस करने लायक है नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी? इनमें से कौन सी चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आती? सबसे पहला, इज एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर 29A। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो एलिजिबिलिटी में आता है। दूसरा, हैज नॉट अंडरगॉन पीपीआईआरपी ड्यूरिंग 3 years प्रीसीडिंग द इनिशिएशन डेट। जिस दिन इनिशिएशन डेट है उसके पिछले 3 साल में कभी भी आपका पीपीआईआरपी नहीं हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरा, हैज कंप्लीटेड अ सीआईआरपी ड्यूरिंग द 3 years प्रीसीडिंग द इनिशिएशन डेट। एंड फोर्थ, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लिक्विडेटेड बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 33। भाई अगर तुम लिक्विडेट हो गए हो तो तुम्हारा पीपीआईआरपी का क्या मतलब? फिर तो खत्म हो गया ना। तो सर इसमें से तो कोई भी आंसर नहीं है। सर तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है कि आपने सीआईआरपी पिछले 3 साल में खत्म किया है। नहीं भैया, आपका सीआईआरपी खत्म नहीं हुआ होना चाहिए, 3 साल के पहले खत्म हो गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 साल के पीरियड में सीआईआरपी खत्म नहीं हुआ होना चाहिए। तो सर दी आंसर इज सी। किसी ने मेरे को टेलीग्राम पे भेजा था ये क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं है, किसी ने मेरे को भेजा था कि अरे इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, चारों तो एलिजिबिलिटी कंडीशन है। सी करेक्ट ऑप्शन है सर, क्योंकि सी जो कंडीशन है वो गलत है। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कहां नॉट लिखा है, कहां क्या लिखा है। तो सर दी आंसर इज सी, कि भैया जिस दिन आपका इनिशिएशन डेट है ना उसके पिछले 3 साल में आपका सीआईआरपी खत्म नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है,
सिंपल है सर। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। अब आ जाओ सर इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज। इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी बहुत इजी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट पूछता जाऊंगा, आप जवाब दे देना, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको वो जवाब नहीं बैठा तो आप पॉज करके फिर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो सर। सेक्शन 230 करके एक सेक्शन है जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का सबसे पहला सेक्शन है, उसमें आप ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देते हो, आप मतलब कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है और ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर करता है मीटिंग। लेकिन एक लाइन था कि अगर इतने लोग अप्रूव कर देते हैं तो ट्राइब्यूनल जो है वो मीटिंग नहीं बुलाएगा। सबसे पहले क्या वो पॉइंट क्रेडिटर्स के लिए था कि मेंबर्स के लिए भी था? वो पॉइंट सिर्फ क्रेडिटर्स के लिए था। कितने लोग अप्रूव कर देते हैं सर क्रेडिटर्स के? अगर 90% इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव बाय वे ऑफ एफिडेविट ना, तो फिर मीटिंग बुलाएगा नहीं। द ट्राइब्यूनल में डिस्पेंस अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीटिंग दैट वाज रिटन इन सेक्शन 30 और उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है सर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पे शायद आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। आपको लिक्विडेशन पता है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में लिक्विडेशन होता है। हाँ, लिक्विडेशन होता है। तो जब लिक्विडेशन होता है तो क्लेम्स जाते हैं लिक्विडेटर के पास। क्या अगर आपने कोई गलत क्लेम सबमिट कर दिया तो आपके पास विड्रॉ करने का या उसको अमेंड करने का या ऑल्टर करने का कोई प्रोविजन है? हाँ, जिस दिन सबमिट किया उसके 14 डेज के अंदर आप क्लेम को जो है ऑल्टर कर सकते हो। तो वो प्रोविजन था सर, जनरली ध्यान से उतर जाता है वो प्रोविजन हमारे। अब सर मेरी बात सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ही कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं मैं बस आपसे। वो जो 250K की लिमिट होती है ना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में, वो 250K की लिमिट जो है वो पर फाइनेंशियल ईयर होती है कि पर कैलेंडर ईयर होती है कि वन टाइम इन अ लाइफ होती है? वंस इन अ लाइफ टाइम होती है। क्या होती है सर? वो पर फाइनेंशियल ईयर होती है। तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 250K की लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हो ना, तो वो लिमिट वापस से रिन्यू हो जाएगी कब? अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में, जो अप्रैल से स्टार्ट होती है। बस, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस क्वेश्चन में। अब सर मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फेमा का ही, आपको पता है। अगर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, उसके कंट्रोल में अगर कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है जो इंडिया के बाहर है, क्या वो बाहर वाली एजेंसी पीआरओआई कहलाएगी कि पीआरआई कहलाएगी? द आंसर इज बाहर वाली एजेंसी पीआरआई कहलाएगी। पीआरआई कहलाएगी क्यों? एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पीआरआई विल बी कंसिडर्ड एज अ पीआरआई। ये पीआरआई के डेफिनेशन में है, उस पे रिलेटेड एक एमसीक्यू है सर। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कशन लायक है, एक बार आप पॉज करके पढ़ लो, मैं इसका आंसर आपको बताना चाहता हूं। सर अगर सेबी एलओडीआर में एक प्रोविजन है कि अगर आप सिक्योरिटीज का फॉर्म ऑल्टर कर रहे हो या सिक्योरिटीज का डेट ऑफ इंटरेस्ट या डेट ऑफ रीपेमेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी ऑल्टर कर रहे हो, तो कितने दिन के अंदर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है? तो लॉ कहता है बोर्ड मीटिंग जिस दिन है ना, उसके 11 वर्किंग डेज पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है। डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग को छोड़ दो। तो सर इन दिस क्वेश्चन द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग वाज ऑन 14th जुलाई। तो इससे 11 दिन पहले क्या होता है? इससे 11 दिन पहले होता है 3rd जुलाई, और 2 दिन और माइनस कर दो डेट ऑफ इंटीमेशन का, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग का, तो आपको 1 जुलाई तक इंटीमेट करना होता है। बट सर टेक्निकली लॉ कहता है 11 वर्किंग डेज। सेबी में वर्किंग डेज मतलब क्या होता है? वर्किंग डेज मतलब जिस दिन आपका स्टॉक एक्सचेंज जहां पे आप लिस्टेड हो वो जिस दिन काम कर रहा है, मतलब सर मंडे टू फ्राइडे, बेसिकली वो वर्किंग डेज होता है। तो टेक्निकली वर्किंग डेज में आपको डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए, पर सर इस आंसर में इन्होंने वो वर्किंग डेज का कंसिडरेशन नहीं लिया। इन्होंने 11 नॉर्मल डेज माइनस किए, 2 दिन डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ क्या माइनस कर दिया? डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग माइनस कर दिया और बोले 1 जुलाई आंसर हो जाएगा। पर सर अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो क्या करेंगे? तो तुम देख लो ना, चारों में से वैसे भी बेस्ट ऑप्शन 1 जुलाई ही है, क्योंकि 5th जुलाई और 7th जुलाई तो हो नहीं सकता। 3rd जुलाई हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग छोड़ना है, तो बेस्ट ऑप्शन 1 जुलाई ही बचता है ना। अगर इससे और कोई पहले का दिन दिया हुआ होता तो हमको प्रॉब्लम होती, जब तक वो नहीं दिया है हमको कोई इशू नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन जो 15th क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर गलत है। सर अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन याद होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? कोई भी आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी अगर आपको फॉरेन सोर्स से मिल रहा है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था सर, अगर आपको एक आर्टिकल मिल रहा है, अपन वाला आर्टिकल नहीं, अगर आपको कोई आर्टिकल मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज जिसकी इंडिया में मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं गिना जाएगा। वहां पे फ्रॉम रिलेटिव नहीं लिखा है सर, वो किसी भी पर्सन से अगर आपको मिले 1 लाख रुपए से कम होगा तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। पर इस क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने
इन्होंने रिलेटिव वर्ड कंसिडर कर लिया और इन्होंने आंसर गलत दे दिया है। देखो सर क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एक्स रिसीव्स एन एंटीक स्टैच्यू फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड हु रिसाइड्स अब्रॉड एज अ गिफ्ट ऑन हिज 50th बर्थडे वर्थ 70,000 रुपीज। स्टेट द नेचर ऑफ द गिफ्ट गिवन बाय मिस्टर एक्स इन लाइट ऑफ द एफसीआरए। तो क्या बोल रहे हैं सर, आपने अपने दोस्त से 70,000 रुपए का एंटीक स्टैचू लिया तो क्या होगा, क्या मेरे हिसाब से तो सर देखो आर्टिकल है, मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है, गिफ्ट के फॉर्म में है और पर्सनल यूज के लिए ये मैं मान लूंगा, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। पर सर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है इट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड बाय पर्सन अदर देन हिज रिलेटिव। ये कह रहे हैं क्योंकि रिलेटिव के अलावा किसी और ने किया इसलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाता है। नहीं सर, आई डोंट अग्री टू इट एट ऑल। रिलेटिव का तो 1 लाख का प्रोविजन कुछ अलग ही था। यहां पे द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, the answer will be it is not a foreign contribution as it is not in excess of 1 lakh rupees. The answer should be A. ठीक है सर। और आपके पास अगर मेरा एमसीक्यू कंपाइलर है उसमें ये आंसर में मैंने नीचे ऑथर्स नोट में मैंने बोल भी दिया है कि क्यों लॉजिक क्या है और वो मैंने समझा भी दिया है। ठीक है, अब सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको कैटेगरी ए जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो समझाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा और कौन से क्वेश्चन छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली हो। सर क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन बेहद आसान है लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा लंबा है। ये क्वेश्चन जो है ना, एक बार चाहिए तो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपको अपने इनपुट्स दे रहा हूं, फिर आप आंसर पढ़ लेना। ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये बहुत ज्यादा लेंदी दे रखा है इन्होंने, एकदम भर भर के लिखा है। सर आपको सिर्फ सेक्शन 169 याद होना चाहिए। सेक्शन 169 क्या कहता है, सेक्शन 169 कहता है कि अगर आप कंपनी के किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो ना, तो एक स्पेशल नोटिस जाना चाहिए कंपनी के पास। सबसे पहले स्पेशल नोटिस कौन भेजेगा सर, वो सेक्शन 115 में डिफाइंड है, उस हिसाब से स्पेशल नोटिस कंपनी के पास जाएगा। कंपनी उस स्पेशल नोटिस को लेकर के उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को भेज देगी। डायरेक्टर उस नोटिस के आने के बाद रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को रिप्रेजेंटेशन करना है, और अगर वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को कि कंपनी वो रिप्रेजेंटेशन तू सारे शेयर होल्डर के पास भेज, और फिर शेयर होल्डर की मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा और उसको निकाला जाएगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रीअपॉइंट हुआ था ना, तो उसको निकालने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। इतना हमको पता है सर। तो मेरा सवाल यह है, क्या एक कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके किसी को निकाल सकती है? नहीं भैया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके नहीं निकाल सकते, तुमको शेयर होल्डर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या तुम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके निकाल सकते हो? ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं सर, आपको वैसे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, एक ही केस में बस स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। ठीक है सर। अब जब जिस डायरेक्टर को निकाल दिए उसके बदले में किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करने कर सकते हो? हाँ सर, दो तरीके थे अपॉइंट करने के, या तो जो स्पेशल नोटिस आई थी उसी में लिखा हुआ है कि किसको अपॉइंट करना है, तो उसके हिसाब से अपॉइंट कर दो, और अगर नहीं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। और जो अपॉइंट होगा ना बंदा, वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक वो बंदा जिसको निकाल दिया गया है वो कंटिन्यू करता, मतलब जब तक उसका प्रेडेसेसर कंटिन्यू करता तब तक वो कंटिन्यू करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जितने मैंने बताए ना आपको लिखने थे एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ये जितना लेंदी क्वेश्चन है मेरे को तो लगता है 6 से 8 नंबर के आएंगे, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको ये सारे प्रोविजन लिखने थे, पर क्योंकि 168 का था इसलिए मैनेजेबल था सर। अब सर क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और इस बार दोस्त इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। सर एक बार मैं आपको सेक्शन 28B बता देता हूं, सेबी एलओडीआर का। सेक्शन 28B ऑफ सेबी एलओडीआर। सर सेक्शन 28B क्या है? सेक्शन 28B सिंपल हिंदी में मैं आपको बताता हूं क्या कहता है। सबसे पहले एक काम करो, पॉज करो और ये क्वेश्चन रीड कर लो और फिर प्ले करो। सुनो सर, क्या है सेक्शन 28B? मेरे को एक बात बताओ, हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, ठीक है? हर्षद मेहता ने जब स्कैम किया था तो सेबी ने उस पर पेनल्टी इंपोज की। मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि हर्षद मेहता ने स्कैम किया और सेबी ने उस पर 70 लाख रुपीस की पेनल्टी इंपोज कर दी। अब जैसे ही 70 लाख की पेनल्टी इंपोज हो गई ना, उसके बाद हर्षद मेहता की डेथ हो गई। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हर्षद मेहता पे जो पेनल्टी लगी थी वो पे करने के लिए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कौन सर? या तो तुम उसका बेटा बोल लो, या फिर यूं कह लो कि जो उसकी जायदाद इनहेरिट किया, दैट पर्सन हु इनहेरिटेड हिज एस्टेट विल बी हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो सर अब आप एक बात बताओ, जो 70 लाख रुपए की पेनल्टी लगी थी हर्षद मेहता पे, क्या उसका बेटा जो आतुर हर्षद मेहता है क्या वो देने के लिए लायबल होगा? द आंसर इज यस।
यस, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द स्टेट्स रिसीव फ्रॉम हिम। मतलब क्या सर, हर्षद मेहता पे 70 लाख की पेनल्टी लगी, लेकिन हर्षद मेहता ने सिर्फ 60 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी अगर अपने बेटे के नाम किया है ना, तो उसका बेटा वो 60 लाख रुपीस तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी के लिए वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। समझे सर? पर अगर मेरे को एक बात बताओ, हर्षद मेहता ने 60 लाख की प्रॉपर्टी दी, उसमें से 25 लाख रुपए 25 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी लेकर के अगर आतुर ने बैंक में दे दिया प्रॉपर्टी गिरवी और उसके बदले में लोन ले लिया, तो लॉ क्या कहता है पता है? लॉ कहता है आतुर, तूने जितने पैसे उनकी प्रॉपर्टी को यूज करके लिए हैं ना, तू उतने तक के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। मतलब क्या, देखो 60 लाख की स्टेट मिली थी, उसमें से 25 लाख तूने अगर किसी को गिरवी दे दिए ना, तो वो 25 लाख के लिए अब तू पर्सनली लायबल हो जाएगा। मतलब तेरे पर्सनल स्टेट में से हम उतने पैसे रिकवर करेंगे। तो क्या आप समझे सर? मैं अब आपको लॉ बताता हूं। सेक्शन 28 ये कहता है कि भैया जो भी पर्सन है, जो अक्यूज, जो पर्सन गलती कन्विक्टेड है अंडर सेबी, उसके डेथ के पहले जो भी पेनल्टी उस पर इंपोज हुई है ना, वो पेनल्टी के लिए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ स्टेट इनहेरिटेड बाय हिम, जितना पैसा उसके पास आया है। लेकिन वो जो स्टेट आया उसमें से अगर उसको यूज करके उसने कोई और लोन मॉर्गेज वगैरह ले लिया, तो इन दैट केस ही विल बी पर्सनली लायबल टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, 25 लाख रुपए तक के लिए पर्सनली लायबल होगा। अब एक और चीज भी है सर, अगर हर्षद मेहता के डेथ के बाद भी अगर हर्षद मेहता के अगेंस्ट कोई डिस्गॉर्जमेंट का, रिफंड का या रिकवरी का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकता था, तो वो जो डेथ के बाद है ना, वो प्रोसीडिंग्स अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट इनिशिएट होगी। मतलब जो तुम हर्षद मेहता से रिकवर करते ना, अब तुम उसके बेटे से रिकवर करोगे। ये ब्रॉडली प्रोविजन है सर। यही जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, आंसर पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 28 भी इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर, उसको मार्क कर लो। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पहले देख लेना, क्या पता हूबहू उठ के आ जाए, क्योंकि पिछले बार के मॉक टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था सर। तो एक बार मॉक टेस्ट पेपर में, एक बार आरटीपी में, अगले साल के क्वेश्चन बैंक में आ जाएगा। ठीक है, सुनो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सुपर से भी ज्यादा ऊपर इंपॉर्टेंट है सर। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा और बहुत ज्यादा रेयरली टच्ड कॉन्सेप्ट पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले एक बार पॉज करो और क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत सीरियसली बोल रहा हूं। एक बार पॉज करो और क्वेश्चन रीड कर लो, और अब मैं बताता हूं आंसर क्या है। पॉज किया था, सुन लिया? सुनो सर, सेक्शन 29A करके एक सेक्शन है। हाँ सर, लेकिन कौन से एक्ट का? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का एक क्वेश्चन है, एक सेक्शन है सेक्शन 29A। सेक्शन 29A क्या कहते हैं? कौन लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए। जैसे कि अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए, दिमाग खराब हो गया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे कंडीशन थे सर। उसमें एक कंडीशन था कि अगर इस एक्ट का जो 12th शेड्यूल है, अगर उस 12th शेड्यूल के किसी ऑफेंस में अगर आप 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट हो गए ना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कितने साल के लिए? अगर 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, लेकिन उसी प्रोविजन के नीचे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, एक छोटा सा एक्सेप्शन था कि अगर आप कनेक्टेड पर्सन वाला जो डेफिनेशन है ना, उसके 3rd क्लॉज में फॉल करते हो, तो आपके लिए ये इनएलिजिबिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या सर? अगर आप कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में जो 3rd क्लॉज है उसमें फॉल करते हो, तो ये जो 2 साल वाला प्रोविजन है ना, कि 2 साल से ज्यादा के लिए अगर आपको पेनल्टी लगी है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सर फिर से समझाता हूं, सुनो। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन था, एक वॉल्ट लिमिटेड करके कंपनी है, उसमें अमित करके एक बंदा है, जो अमित कल को जब रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट होगा ना, तो उसमें अमित पूरा मैनेजमेंट देखेगा वॉल्ट का। अब अमित की जो बहन है, उसका जो पति है तुषार, वो ना रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि तुषार को जेल हो गई थी। तुषार को 12th शेड्यूल में 2 साल से ज्यादा के लिए जेल हो गई थी, 2.5 साल के लिए जेल हो गई थी। तो क्या वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए एलिजिबल है? तो सर मेरा प्राइमा फेसी आंसर तो क्या होगा? 2 साल से ज्यादा के लिए जेल हुई है भैया, तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो जो नीचे एक्सेप्शन का लाइन था ना, उसी का पूरा इन्होंने खेल खेल लिया। अब सर मैं आपको समझाऊंगा आंसर रीड करके, तो मेरे साथ समझते जाना प्लीज, क्योंकि ये आंसर रीड करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ मेरे साथ, आंसर रीड करो। हाँ सर, सबसे पहले तो सर 29A का क्लॉज डी कहता है, अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जॉइंटली और इन कंसर्ट विद सच पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर अंडर द फेमा एक्ट स्पेसिफाइड अंडर द 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में फेमा है सर, फेमा आपके अंदर 2 साल है, तो फेमा का कॉन्ट्रवेंशन था क्वेश्चन में, तो वो 2 साल के लिए जेल गया, तो डिस्क्वालिफाइड हो गया। हाउएवर दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु इज कनेक्टेड पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन
डेफिनेशन 1, मतलब सर ये उस पर्सन को एप्लीकेबल नहीं होगा जो कनेक्टेड पर्सन है, जो क्लॉज 3 में रेफर्ड है। मतलब सर तुषार को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो कनेक्टेड पर्सन है। तो सर अब समझते हैं कनेक्टेड पर्सन क्या होता है। द एक्सप्रेशन कनेक्टेड पर्सन मींस एनी पर्सन हु इज प्रमोटर और इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आज के डेट में। दूसरा, any person who shall be promoter or in management or control of the business of the corporate debtor during the implementation of the resolution plan। सर corporate debtor कौन सा है? वॉल्ट। उसका कल को प्रमोटर या मैनेजमेंट में कौन सा बंदा होगा? मिस्टर अमित। तो सर क्लॉज 2 में कौन आ जाता है? मिस्टर अमित आ जाता है। अब सर क्लॉज 3 क्या है? द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और रिलेटेड पार्टी ऑफ पर्सन रेफर टू इन 1 और 2 अबव। सर 1 तो रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, तो 2 जो है ना वो रेलेवेंट है। उसका जो रिलेटिव है ना वो क्लॉज 3 में आता है। अब सर सवाल ये है कि क्या तुषार अमित का रिलेटिव है? क्योंकि अगर तुषार अमित का रिलेटिव है तो अमित क्लॉज 2 में आ जाता है, तो उसके वजह से तुषार क्लॉज 3 में आ जाता है। तो तुषार क्लॉज 3 में आ जाता है तो उसके वजह से उसको ये जो डिस्क्वालिफिकेशन था ना ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु इज कनेक्टेड पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 3। क्लॉज 3 में जो कनेक्टेड पर्सन लिखा है ना वो रेफर्ड है। तो सर तुषार जो है ना क्लॉज 3 में आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव के डेफिनेशन में सिस्टर और उसके स्पाउस भी आते हैं। तो सर तुषार क्योंकि अमित की बहन का पति है। तुम समझ रहे हो हमको क्या क्या करना पड़ता है लॉ क्लियर करने के लिए? क्योंकि तुषार जो है अमित की बहन का पति है तो इसलिए वो रिलेटिव हो गया तो क्लॉज 3 में आ गया, और क्लॉज 3 में आ गया तो वो कहां पे फंस गया? वो एक्सेप्शन में फंस गया। तो भले ही उसको जेल हुई है वो फिर भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है। सर लॉजिक वॉजिक सब ठीक है। एक तो बहुत बहुत ज्यादा डीप में इन्होंने घुस करके क्वेश्चन पूछा, इतना डीप में इनको टेक्निकली पूछना नहीं चाहिए, पर मैं इससे ये इंटरप्रिटेशन लूंगा कि सेक्शन 29A बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में आएगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि हमको एक हिंट दे दिया है आईसीआई ने, तो कम से कम अब हम तैयारी तो कर लेंगे सेक्शन 29A की। समझे सर? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। अगेन अननेसेसरली डाइव्ड इन क्वेश्चन, बहुत ज्यादा घुस करके सवाल इन्होंने पूछा है। सर आपको फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर याद है? नहीं सर फॉरेन कंपनी नहीं है कोई चैप्टर। अरे वही कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसमें सेक्शन 387 और 388 है। नहीं सर देखो हमको डायरेक्टर्स के सेक्शन याद हो गए, वही बड़ी बात है। अब हमको फालतू का टेंशन मत दो। चलो ठीक है, सेक्शन की ऐसी की तैसी फॉरेन कंपनी की एक सेक्शन 387 और 388 है सर, जो प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करता है। अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हो तो क्या क्या कंडीशन होगा उसमें। अगर आप एक्सपर्ट का स्टेटमेंट अटैच करना चाहते हो तो आपके पास एक्सपर्ट का कंसेंट होना चाहिए। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट अटैच कर दिया कब माना जाएगा सर? अगर आप अपने प्रोस्पेक्टस में रेफरेंस देते हो या फ्रंट में कहीं भी मेंशन करते हो तो उसको कहते हैं सर आपने अटैच कर दिया। तो सर बहुत गहराइयों में डूबे ये लोग और इन्होंने ये सवाल बनाया। एक बार पॉज करके रीड करो क्वेश्चन, फिर मैं उसके बाद आपके साथ आंसर डिस्कस करूंगा। पॉज प्ले। सुनो सर ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कैच है। इन्होंने बताया कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने एंटर किए हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। उसके बाजू में इन्होंने लिखा है मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये इन्होंने ब्रैकेट में लिखा नहीं, लेकिन इंटरप्रिटेशन ये है ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। सर ये आपको इंटरप्रिटेशन लेना पड़ेगा। क्यों? आप बोलोगे नहीं सर ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें से 2 कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल है। ऐसा नहीं हो सकता ना। लास्ट वाला देखो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 है तो 4 मटेरियल कैसे हो सकते हैं? तो ये नॉन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिजनेस ओसीओबी में एंटर हुए, और ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आउटसाइड ओसीबीओबी एंटर हुए। ठीक है सर। उसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था कंपनी ने अपने मैनेजर के साथ। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं वेदर द एक्सपर्ट स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट स्टेटमेंट तुमने इंक्लूड किया था? इन्होंने एक्सपर्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या किया था सर? एक्सपर्ट्स कंसेंट वाज इशूड इन अ सेपरेट स्टेटमेंट द रेफरेंस ऑफ व्हिच वाज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। तो सर एक प्रोविजन था कि आप किसी चीज को प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किए कब बोलेंगे? अगर आपने उनमें कहीं भी फेस में अगर प्रोस्पेक्टस के आपने वो चीज को इंक्लूड किया है, या फिर अगर उस स्टेटमेंट का रेफरेंस अगर आपने प्रोस्पेक्टस में दिया है, तो ये हम मान लेंगे कि आपने उसको इंक्लूड किया है। तो बिल्कुल सर इन दिस केस द एक्सपर्ट स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। हां तुमने इंक्लूड किया है।
दूसरा, what copy of contracts would have been annexed with the prospectus? सर कौन सा कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनेक्स करोगे? वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर। अब हमको सर क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो दिया है क्या? फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पर हमको अगर 4 फाइनेंशियल ईयर दिया है ना, तो हम ये मानेंगे लास्ट के जो 2 फाइनेंशियल ईयर है वही रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है। तो इसमें जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, ये वाले जो 3 और 4, ये 7 कॉन्ट्रैक्ट आपको अनेक्स करने पड़ेंगे। उसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट जो अपने मैनेजर के साथ एंटर किया था, वो भी वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स डालने पड़ेंगे। सर आपको याद है क्या क्या अटैच करना पड़ता है? एक्सपर्ट स्टेटमेंट, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट विद मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये सारी चीजें आपको अटैच करनी होती है। तीसरा, whether it is valid on part of Blue Star for issuing application form without prospectus? क्या वो एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू कर सकते थे? सर आपको याद अगर होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रोस्पेक्टस के साथ ही जाना चाहिए, और वो प्रोस्पेक्टस जो कंप्लायंस में है इस एक्ट के प्रोविजन से। लेकिन आप अगर अपने अंडरराइटर को इशू कर रहे हो ना, तो बिंदास इशू कर सकते हो, वो एक एक्सेप्शन में था। तो यहां पे जो इन्होंने इशू किया है ना, जो अंडरराइटर को इशू किया है वो ठीक है, उसके अलावा जो कुछ भी इशू किया है वो इनवैलिड है। क्या आप समझे दोस्तों? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आई वुड मार्क्स दिस एज एन ए कैटेगरी क्वेश्चन। आई वुड वांट यू टू रीड द आंसर इन डिटेल, पॉज द वीडियो, गो एंड रीड द आंसर एंड इट विल बी वेरी वेल अंडरस्टूड। सर उसमें आपको और कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। इससे हम ये समझते हैं कि जब अगली बार हम रिवीजन करेंगे मैराथन में, उसमें हम फॉरेन एक कंपनी का जब प्रोविजन आएगा तो एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि फॉरेन कंपनी से क्वेश्चन आने की संभावना है। Next question, sir, question number 20. Again, a very good question, very good question. The RTP level this time is huge. The RTP level is very high. और सर इतना जितना इंपॉर्टेंट RTP है ना, उतना ही हल्का इन्होंने MTP बनाया। अब भगवान जाने एग्जाम ये लोग कैसा बनाने वाले हैं, लेकिन RTP इज अ मस्ट सॉल्व सर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है RTP का। सुनो सर, सुनो, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। एक बार आप पॉज करके पढ़ लो, मैं भी एक बार पढ़ रहा हूं। सुनो सर क्या कह रहा है। शाकरता फाउंडेशन एक ट्रस्ट है which is running renowned private school named MK Trivum, engaged in activity of providing education for primary and secondary school. For the financial year ended 30 March 2020, it received an interest of 35 lakhs in FCRA account, from which it withdrew 5 lakhs for conducting an open workshop with participation of schools at the national level for development of the children and the teachers in the school in tune with the today's education system. The income earned through such workshop is 12 lakh rupees. सर 35 लाख रुपए बाहर से मंगवाए थे, उसमें से 5 लाख रुपए निकाला, उसको खर्च किया किसी तरह, और 12 लाख रुपए का इनकम आ गया वो 5 लाख रुपए की वजह से। अच्छा, recently the school collected its annual fees from the student totaling to 5 crore, which included fees from foreign student amounting to 40 लाख। उसने इंडिया में फीस लिया, टोटल फीस उसने कितना लिया? 5 करोड़। उसमें से इंडिया में से सब कुछ आया, बस 40 लाख रुपए उसको फॉरेन से आया है। ठीक है। For a training program to be held, Shakarta Foundation received sponsorship money of 10 lakh rupees from Crimmers Private Limited, in which 60% of the shares are held by Houster INC, a US company. सर वो बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए उनको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मिली, जिसमें 60% से ज्यादा कौन होल्ड करता है? हाउस्टर आईएनसी होल्ड करता है, विद इन द लिमिट्स स्पेसिफाइड अंडर फेमा। अच्छा ठीक है। सच मनी वॉज डिपॉजिटेड इन इट्स एफसीआरए अकाउंट। कौन से अकाउंट में डिपॉजिट किया? एफसीआरए अकाउंट। क्या आपको पता है एफसीआरए अकाउंट में सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता? हाँ सर। क्या आपको पता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन कब होता है? जब वो फॉरेन सोर्स से पैसे आते हैं। और क्या आपको पता है फॉरेन सोर्स का डेफिनेशन क्या था? उसमें एक डेफिनेशन था कि अगर एक कंपनी है, सुन लो दोस्त, सुन लो, अगर एक कंपनी है जिसमें 50% से ज्यादा या जो भी मेजॉरिटी जो है वो बाहर का, अगर गवर्नमेंट या बाहर का सिटीजन या बाहर की कंपनी होल्ड करती है, तो उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा, उसको फॉरेन सोर्स माना जाएगा। लेकिन सर सुनो, अगर वो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो एफडीआई नॉर्म्स के हिसाब से है, तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैंने आपको याद होगा तो मैंने आईटी सेक्टर का एग्जांपल दिया था कि आईटी सेक्टर में अगर एक कंपनी है, अगर उसमें कोई फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट है और जो इन्वेस्टमेंट है वो फेमा के प्रोविजंस के हिसाब से है, एफडीआई नॉर्म्स के हिसाब से है, तो फिर उसको फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा भाई, फिर उसको फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा। अगर वो लिमिट से अलग कुछ है ना, तो फिर उसको फॉरेन सोर्स माना जाएगा। इन दिस केस क्रिमर्स प्राइवेट लिमिटेड का 60% एक फॉरेनर होल्ड करता है, लेकिन सर वो एफडीआई के नॉर्म्स के हिसाब से,
फेमा के नॉर्म्स के हिसाब से होल्ड करता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तू बिल्कुल भी क्रिमर्स, तू बिल्कुल भी अपने आप को फॉरेन सोर्स मत समझना। तो भाई जब फॉरेन सोर्स नहीं समझ रहे तो तूने एफसीआरए अकाउंट में पैसे कैसे डाले? एफसीआरए अकाउंट में तो सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ सकता है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेदर द अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रिमर्स वाज टू बी डिपॉजिटेड इन एफसीआरए अकाउंट। क्या वो पैसे एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट होने चाहिए थे? नहीं सर, वो फॉरेन सोर्स नहीं है। फॉरेन सोर्स नहीं है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो टेक्निकली एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट होना जरूरी नहीं था। एक बार आंसर देख लेते हैं सर, क्या आंसर क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट फलाना फलाना shall not be a foreign source according to section 7. Every person who has been granted certificate shall receive foreign contribution only in designated account. No funds other than foreign contribution shall be received in such account. Here it is given that 60% of the shares is held by this. So even though more than 50% are held by a foreign company, Crimmers Private Limited cannot be considered as a foreign source as per this provision. Up sir, thus the amount received was not to be deposited in FCRA account as it was not a foreign contribution. Foreign contribution नहीं था तो foreign FCRA account में नहीं डालना चाहिए था। आइडेंटिफाई इन द गिवन केस द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय शाकरता फाउंडेशन। सर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है इन द गिवन केस, कौन कौन से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुए? भाई देखो, सबसे पहले इट रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 35 लाख ऑन इट्स एफसीआरए अकाउंट। भाई अगर एफसीआरए अकाउंट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन के पैसे आ रहे हैं तो आपको अगर डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन का प्रोविजन याद होगा तो any interest on your FCRA account money will also be an FCRA contribution. तो सर यहाँ पे जो 35 लाख है ना वो भी आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा बिकॉज इट इज इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको यूज करके भी अगर आप कोई पैसा कमाते हो ना तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो सर यहाँ पे उन्होंने 35 लाख में से 5 लाख रुपए निकाले और उसको यूज करके उन्होंने 12 लाख रुपए कमाए, तो ये 12 लाख अदर इनकम है सर, ये अदर इनकम को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो सर ये 5 लाख तो चलो 35 लाख में कवर्ड है, तो आपका 35 लाख फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया, आपका 12 लाख फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया। अब 5 करोड़ रुपए आपको फीस मिली थी जिसमें से 40 लाख रुपए आपको फॉरेन स्टूडेंट से मिले थे। आपको अगर याद होगा तो जो डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, नॉट डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या था, अगर आप किसी स्टूडेंट से एनुअल फीस कलेक्ट कर रहे हो टुवर्ड्स एजुकेशन तो उसको, वो फॉरेन स्टूडेंट्स फॉरेनर अगर है तो उसको आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं माना जाएगा। तो ये 40 लाख फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ये 10 लाख तो सर अभी हमने एनालिसिस किया ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो दो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है 35 लाख और 12 लाख। इसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज अभी पॉज करो और जाओ एक बार आंसर रीड कर लो और फिर आ जाओ और अपन कंटिन्यू करते हैं। पॉज, प्ले। सुनो सर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 किस बारे में है सर? क्वेश्चन नंबर 21 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जनरली यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं होते हो। मिस्टर जोशी, एक बार पॉज करके पढ़ लो तो मैं आपको सीधा प्रोविजन समझाता हूं। पॉज, प्ले। सुनो सर, Mr. Joshi was in possession of some cash obtained from an offense of money laundering. He bought a property with that money and transferred such property to Mr. Keyur Panda. Registration of the said property in the name of Mr. Keyur was pending with the adjudicating authority. After issuing a show cause notice, Mr. Joshi and considering the reply passed an order of provisional attachment. किसने पास किया सर? Adjudicating authority ने पास किया। तो हुआ क्या है, जोशी ने, उसके पास कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के कैश थे, उससे उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी किसको बेच दी? केयूर को बेच दी। अब सर प्रॉपर्टी केयूर को बेच दी, प्रोसेस में था, रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं था, उतने में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक नोटिस भेजा, शो कॉज नोटिस, और फिर रिप्लाई देखने के बाद उसने क्या कर दिया सर? उसने प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया। क्या किया? प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया। ठीक है सर। ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द सेट केस बाय स्पेशल कोर्ट, अब क्या चल रहा है सर? अब स्पेशल कोर्ट के पास केस चल रहा है। मिस्टर केयूर केम टू नो, सर टेक्निकली ये प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, टेक्निकली ये कंफर्म्ड अटैचमेंट होना चाहिए। क्यों सर? क्यों? क्योंकि सर प्रोविजनल अटैचमेंट कौन करता है? प्रोविजनल अटैचमेंट तो डायरेक्टरेट लेवल के लोग करते हैं, डायरेक्टरेट, डेप्यूटी डायरेक्टर लेवल के लोग। उसके बाद वो एक कंप्लेन करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म्ड अटैचमेंट में कन्वर्ट करता है। तो टेक्निकली सर प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द सेट केस बाय द स्पेशल कोर्ट, केयूर केम टू नो अबाउट द अटैचमेंट of the property from Mr. Joshi and he immediately claimed from such property. In his claim he mentioned that
One, he was not aware that the property was brought from the proceeds of crime as per the provision of PMLA, and he was totally unrelated to Mr. Joshi, and he brought such property for fair market value by payment through account paycheck. Further, he mentioned in his claim that due to such provisional attachment he suffered a loss. चार चीजें उसने बोली सर कि उसको पता नहीं था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है, वो अनरिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग से, तीसरा उसने गुड फेथ में मार्केट वैल्यू देके खरीदा है, और चौथा इसके प्रोविजनल अटैचमेंट की वजह से उसको लॉस हुआ है. तो सर अब सवाल क्या है, वेदर द स्पेशल कोर्ट कैन कंसिडर द क्लेम ऑफ मिस्टर केयूर एंड डायरेक्ट द रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. हाँ सर, अगर आप स्पेशल कोर्ट वाला प्रोविजन जाके पढ़ोगे ना, तो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर पास कर सकता है कि अगर कोई बंदा क्लेम करते हुए आ रहा है और वो क्लेम में प्रूव कर देता है कि वो बिल्कुल भी उसने गुड फेथ में काम किया, उसको बिल्कुल भी पता नहीं था ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है, वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग से, और अगर इसके वजह से उसको कोई लॉस हुआ है, तो सर स्पेशल कोर्ट उसको बोल सकता है रिस्टोर कर दो तुम प्रॉपर्टी क्लेमेंट को. तो सर क्लेमेंट को रिस्टोर किया जा सकता है बिल्कुल. Second, whether Mr. Keour could have made such a claim at an earlier stage of the proceeding in respect of such property. मतलब क्या सर स्पेशल कोर्ट तक बात आने के पहले भी वो जाके कहीं क्लेम कर सकता था? हाँ, अगर आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का पावर याद होगा ना, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर कोई आके बोलता है कि मेरा भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है बिफोर पासिंग बिफोर पासिंग अटैचमेंट का ऑर्डर. तो सर आप अगर चाहते तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी पहले जा सकते थे. तीसरा, what is the option available to Mr. Keour if स्पेशल कोर्ट रिजेक्ट्स द क्लेम? सर अगर स्पेशल कोर्ट क्लेम रिजेक्ट कर देता है तो आप क्या कर सकते हो? सर ऑर्डर किसने पास किया था अटैचमेंट का? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने. आप हमेशा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट क्लेम ले जा सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास. तो आप जा सकते थे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास. आपको पढ़ के ये लगा होगा कि भैया आप ना स्पेशल कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास चले जाते, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने तो कोई ऑर्डर ही नहीं पास किया ना, उसने तो बस आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया. तो स्पेशल कोर्ट जब आपके मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑर्डर पास करेगा तब आप आगे कोर्ट में जा सकते हो. लेकिन सर यहां तो उसने क्लेम रिजेक्ट किया है ना, तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ. सर क्या आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सबसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? अगर नहीं तो मेरे को बताओ, मैं एक 5 मिनट का वीडियो डालूंगा मैं जिसमें आपको पूरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का समझा दूंगा. अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में डालो कि हमको वो वीडियो चाहिए, प्लीज 5 मिनट में समझा दो. अगर आप बहुत सारे लोग होंगे तो वो मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा. ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं. सर क्वेश्चन 22A आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का बेहद आसान क्वेश्चन है, कंसिलिएशन का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व कर लो अगर आपको करना है, वरना अगर आपको आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में कंफर्ट है तो जाने दो. क्वेश्चन नंबर 23 ऑपरेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेक्शन 241 242 का बहुत बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपके पास समय की कमी है तो जाने दो, अगर समय है तो प्लीज पढ़ लो. क्वेश्चन नंबर 24. सर पहली बार मेरे को मजा आया इतना अच्छा क्वेश्चन देख के. सेक्शन 447 फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है. एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट याद करवा देता हूं, फिर क्वेश्चन आप यूं सॉल्व कर लोगे. कॉन्सेप्ट क्या था सर फ्रॉड का? 447 कहता था ये लिमिट है, ये लिमिट के ऊपर जाओगे तो अलग पेनल्टी होगी, लिमिट के नीचे जाओगे तो अलग पेनल्टी होगी. लिमिट क्या था सर? वो सबसे इंपॉर्टेंट है. लिमिट था एटलीस्ट 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी. एटलीस्ट 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी. ये लिमिट है. ये लिमिट के ऊपर अगर जाओगे ना, अगर लिमिट से ज्यादा की अगर आपने फ्रॉड किया है, तो भैया सवाल ये पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है. अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो कितना अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो पेनल्टी क्या होगा? 6 महीने से 10 साल एंड अ फाइन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रॉड इन्वॉल्व अप टू 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व. लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो 6 महीने की जगह 3 साल का जेल हो जाएगा, 3 साल से 10 साल एंड फाइन सेम रहेगा. अब सर अगर पेनल्टी जो फ्रॉड है वो लिमिट से नीचे का है तो 50 लाख रुपीस का फाइन और जेल अप टू 5 टाइम्स का जेल. ठीक है, 5 इयर्स का जेल. ठीक है सर, अब मेरे को एक बात बताओ, ये लिमिट से ऊपर का फ्रॉड अगर हुआ है तो पब्लिक इंटरेस्ट देखना है, लिमिट के नीचे होगा तो आप अज्यूम कर लो पब्लिक इंटरेस्ट होता ही नहीं है. ये क्वेश्चन पूरा का पूरा फ्रॉड पे है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, एक बार पढ़ो. अच्छी बात ये है कि इन्होंने इतनी मेहनत करके केस स्टडी बनाई है. केस स्टडी में हालांकि दम नहीं है अगर आपको प्रोविजन आता है तो, पर अगर प्रोविजन नहीं आता ना तो ये आपको नुक एंड कॉर्नर टेस्ट कर लेता है. ठीक है, एक बार सर एक बार पॉज करके पढ़ लो. बहुत बहुत इजीली डुएबल है. अगर आपको पेनल्टी आ गया, पेनल्टी नहीं आता है तो एक बार सेक्शन 447 पढ़ लो मेरे नोट से, फिर यहां आके पेनल्टी पढ़ लेना. लास्ट सर, लास्ट मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं फिर आप पढ़ लेना. मेरे को एक चीज बताओ
सर अगर एक कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि हम साल में ये समय पे बोर्ड मीटिंग करेंगे, ये समय पे बोर्ड मीटिंग करेंगे, और फिर कंपनी कहती है कि भैया हमने आर्टिकल में लिख दिया है ना, तुमको पता है कब मीटिंग होने वाली है, तो नोटिस भेजने की क्या जरूरत है, जाओ हम नोटिस नहीं भेजेंगे। तो क्या ये कंटेंशन वैलिड है कंपनी का? क्या कंपनी का ये कंटेंशन वैलिड है? सर हिंदी में बहुत आसान है बोलना कि नहीं नहीं वैलिड नहीं है, उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। लेकिन सर आंसर आपको जब लिखना पड़े ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया कैच है। एक बार पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर प्ले करना, मैं आपको आंसर बताता हूं। पॉज, प्ले। सर सुनो आंसर क्या है, क्या मस्त पॉज प्ले कर रहा हूं ना मैं। सुनो आंसर क्या है सर, सुनो आपको ना लिखना पड़ेगा कि 173 में प्रोविजन क्या है। आपको ना मीटिंग के 7 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है सारे डायरेक्टर्स को विद एट देयर एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है उसमें हैंड डिलीवरी करोगे, पोस्ट से भेजोगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजोगे, पर कम से कम 7 दिन का नोटिस भेजना। अगर आप चाहो तो शॉर्टर नोटिस भी भेज सकते हो, लेकिन शॉर्टर नोटिस में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करो और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रैटिफाई कर रहा है, तब जाके नोटिस माना जाएगा। अगर आप नोटिस नहीं भेज पा रहे हो ना, तो हर ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल है उसको 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो सर ये सारे प्रोविजन देख के पता चलता है कि नोटिस भेजना मैंडेटरी है, नोटिस से आप कोई बाईपास नहीं कर सकते, तो नोटिस भेजना मैंडेटरी है। इस केस में कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविजन डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी नोटिस भेजना पड़ेगा, सेक्शन 173 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो 173 सबसेक्शन 4 में आप पे पेनल्टी लग जाएगी। सर क्या सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, आप सिर्फ सेक्शन 173 भी लिख दो तो बहुत है। ठीक है, समझा सर? I would rate this above average RTP. There are selected questions which you need to mark for your last day revision. I would say mark question number 18, mark question number 17, mark question number 19, 17, 18, 19, 20, mark question number 20, mark question 21, 17, 18, 19, 20, 21, मार्क क्वेश्चन 24, फ्रॉड का पेनल्टी बस 24, बस सर। और इसमें ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये आप अभी मार्क कर लो, जब आप अगला रिवीजन करोगे ना, जो अपना आखिरी मैराथन होगा जो 26 से शुरू होगा, उस मैराथन के समय या जब भी आप अपने कन्वीनियंस पे रिवीजन करोगे, वो रिवीजन में आप एक बार सारे क्वेश्चन देख लेना। अगर आपको कंफर्ट आ गया कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो उसको काट देना, फिर उसको मत देखना एग्जाम के पहले। लेकिन अगर उसमें भी कहीं कंफ्यूजन आया तो एग्जाम के पहले देख लेना, क्योंकि दोस्त कभी कभी आरटीपी से क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं और आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, okay guys, thanks a lot. If you like the video, please click on the like button ताकि it helps me reach to more number of people and I stay motivated to make more such content for you. Thanks a lot guys, do click on the like button and let me know in the comment how did you like it. Thank you, bye bye.